अजनबी की बात सुन के अर्जुन ये जानने के लिए बहुत उतावला हो रहा था कि आखिर वो राक्षस कौन है और कितना शक्तिशाली है। इतने में ही तेज हवाओं के साथ साथ धूल भरी आंधी चलने लगती है। अचानक ऐसा मौसम देखकर अर्जुन नील से बोलता है, ये अचानक से मौसम ने करवट क्यों ले ली? कुछ देर पहले तो ठीक था। शायद उसके आने का वक्त हो गया है, क्योंकि एक राक्षस के प्रकट होने पर ही अंधकार फैलता है। अच्छा, तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो सचमुच ये कोई शक्तिशाली राक्षस ही है, क्योंकि जिसके आने की आहट ही इतनी भयंकर है तो वो दिखने में कैसा होगा। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो है कौन। इंतजार करो, वो बस आने वाला है। इतने में ही तेज हवा के साथ साथ धरती हिलने लगती है। इसी के साथ हवाओं का चलना बंद हो जाता है और देखते ही देखते एक विशाल काय चील अपने बड़े पंखों को फड़फड़ाता हुआ अर्जुन के सामने आता है। वो पल भर में अपना इंसानी रूप लेता है और अर्जुन से बोलता है, तो तुम हो सरासुर? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिसकी बात अजनबी कर रहा था। नागवंश का पुराना दुश्मन जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ है। अब अपनी मौत का बदला लेने के लिए, साथ ही उस मणि को हासिल करने के लिए। दोबारा जिंदा हुए हो? किसने मारा था तुमको और जिंदा कैसे हुए तुम? मुझे मारने वाला वो नागराज विराट था और मुझे जिंदा अजनबी ने किया है, इसलिए उसको नागमणि लाकर देना मेरा पहला कार्य है। फिर तो तुम सिर्फ मणि पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें मारने वाले को तो मैं कब का मार चुका हूँ। उस नागरानी नैना और नागराज विराट की समाधि मेरे हाथों बन चुकी है। अच्छा, तो तुम हो उन्हें मारने वाले। चलो बढ़िया है, अब मैं मणि हासिल करके अजनबी के उपकार से खुद को आजाद कर लूंगा। चील, चिराग और अर्जुन की बात सुनकर नील को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को चुप कराते हुए बोलता है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। यहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रही है जो तुम दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हुए खुद ही अचीवमेंट्स गिनवाए जा रहे हो। क्या हुआ नील, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब वो हमारा साथ देने आया है तो उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। अगर अजनबी को पता लगा ना कि हम यहाँ बातें करके टाइम खराब कर रहे हैं तो हमें पक्का मार देगी। मार देगी? मतलब वो एक औरत है, तुम मिले हो क्या उससे? हाँ, तुमको कैसे पता मार देगी? अरे यार, मुझे क्या पता कौन है वो। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब काम पर लगते हैं। ये बताओ कि मणि हासिल करने के लिए कोई प्लान है? सबसे पहले मुझे नागिन के घर से ऐसा कोई ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। ऐसा तो कोई नहीं है। इसका पता मैं लगा लूंगा। कुछ दिनों तक नागिन के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी ताकि हमें पता लग सके वो कब अकेली होती है। ठीक है, तो अब लग जाओ काम पर। चील चिराग अपने चील रूप में आकर बानी के घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और उस पर नजर रखता है। दूसरी तरफ इस बात से बिल्कुल अनजान बानी अपनी बहन और पति के साथ बाहर शॉपिंग के लिए निकल रही होती है। तभी मदन उनको टोकते हुए बोलता है, बेटा तुम सब बहुत टाइम बाद बाहर जा रहे हो तो अच्छे से एंजॉय करना। पापा जी, आप भी हमारे साथ चलते तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं बेटा, मेरे घुटनों का दर्द अब कहीं घूमने की इजाजत नहीं देता। तुम लोग जाओ। अगर मेरी वजह से तुम लोगों का दिन खराब हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है पापा, हम जा रहे हैं। आप अपना ध्यान रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे या बानी को कॉल कर लेना। मेरे पास भी फोन है, मुझे भी कर सकते हो आप। अच्छा विशाखा बेटी, तुमको ही करूँगा। चलो अब जाओ तुम सब, आराम से आना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगा। ठीक है पापा जी, हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखना। बाय। वीर बानी और विशाखा के साथ घर से निकल जाता है। ये सारा नजारा देखकर चील चिराग उनके जाते ही नीचे आकर अपना इंसानी रूप धारण करता है और बोलता है, अच्छा, तो ये है नागिन नैना की बेटी बानी। बड़ी ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। खैर, अभी तो ध्यान मणि पर लगाना है। ऐसा करता हूँ, कूड़े को ही मारकर इसका रूप ले लेता हूँ, जिसके बाद नागिन के करीब भी रहूँगा और उसको शक भी नहीं होगा। चील चिराग वापस अपना चील रूप लेकर बानी के घर में प्रवेश करता है,
जिसके बाद वो मदन को ढूंढता हुआ हर कमरे को छानता है, लेकिन मदन उसे कहीं नहीं दिखता। जिसके बाद वो फिर से अपने इंसानी रूप में आकर कहता है, वो बूढ़ा तो घर ही रुका था, फिर कहाँ गया? मौत से बचने के लिए कहीं छुप तो नहीं गया? शांत खड़े चील चिराग को किसी के जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पता लगाने के लिए वो अपनी चील रूप में आकर आवाज का पीछा करता है और घर की छत पर आ जाता है, जहां वो देखता है आधा जला इंसान आग जलाकर पूजा कर रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये एक राक्षस है। जिसके बाद वो अपनी इंसानी रूप में आकर कहता है, कौन हो तुम और वो बूढ़ा कहाँ गया जो इस घर में रहता है? चील की आवाज सुनते ही मदन अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने इंसानी रूप चील को देखकर घबरा कर बोलता है, तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात पहले तुम बताओ, वरना अभी के अभी मौत के घाट उतार दूंगा। वो बूढ़ा मैं ही हूँ, मैं एक राक्षस हूँ और वो बूढ़ा मेरा इंसानी रूप है। मतलब नागिन की शादी एक राक्षस से हुई है? क्योंकि तुम राक्षस हो तो तुम्हारा बेटा भी वही हुआ ना? नहीं, वो इंसान है, उसका राक्षसों से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। चील चिराग अपनी सारी सच्चाई मदन को बता देता है, जिसके बाद वो बोलता है, मणि के पीछे तो मैं भी हूँ। अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मणि मिलने के बाद तुम मुझे भी उसका इस्तेमाल करने दोगे? ठीक है, लेकिन मेरी मदद कैसे करोगे? मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ हूँ, इसलिए मैं नागिन पर सीधा प्रहार नहीं कर सकता। पहला वार नागिन करेगी, तब जाके मेरे वार का उस पर असर होगा, तभी मैं उसको मजबूर कर सकूंगा नागमणि का राज बताने के लिए। मतलब यही ना कि पानी को उकसाना है ताकि वो पहले वार करे? हाँ, सही समझे। बस फिर तुम देखते जाओ, ये करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। मदन अपना प्लान चील चिराग को बताता है, जिसको सुनकर चिराग बोलता है, बहुत ही तेज दिमाग है तुम्हारा, अब बस नागिन के आने का इंतजार है। कुछ देर बाद में वीर, बानी और विशाखा घर आते हैं। ये देखकर मदन बोलता है, तैयार हो जाओ चील चिराग, अब मणि का राज जाने का वक्त आ गया है। हाँ चलो। इतना कहते ही चील चिराग अपना रूप बदलकर एक बूढ़े का वेश धर लेता है और मदन भी अपने इंसानी रूप में आकर चिराग के साथ सबके सामने आता है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा मदन का अगला प्लान? क्या वो सफल होगा नागिन से पहला वार करवाने में, या दोनों ही अपनी जान गंवा बैठेंगे? ये तो हमें कहानी के अगले भाग में ही पता चलेगा। अगली सुबह विशाखा के जागने पर बानी उसको सारी बात आराम से समझाती है, जिसके बाद विशाखा अपनी बड़ी बहन को गले लगाते हुए बोलती है, दीदी, पापा भी हमें छोड़कर चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? वो रोज की टोका टाकी, जबरदस्ती खाना खिलाना और हमें प्यार से उठाना, ये सब कौन करेगा? मुझे भी पापा की मौत का बहुत दुख है, लेकिन उन्होंने मणि के लिए अपनी जान गंवाई है, इसीलिए अब हमें किसी भी हाल में मणि की रक्षा करनी ही होगी और साथ ही पापा की मौत का बदला भी लेना है। पर दीदी, मैं तो अपनी रक्षा के भी लायक नहीं हूँ, तो नागमणि की रक्षा कैसे करूँगी? तेरे लिए मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतने में ही वहाँ वीर आता है, जिसको देखकर विशाखा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, आ गए जीजू, मेरी दीदी को लेने आए हो ना? अरे वाह, गुस्सा शांत। चलो सही है, वैसे मैं सिर्फ बानी को नहीं तुमको भी लेने आया हूँ। साली आदि घर वाली होती है, इस नाते तुमको भी तो चलना होगा। देख लो, कहीं बाद में बोलो कि ये किस आफत को साथ ले आया। अरे साली आफत नहीं बल्कि तोहफा होती है। अच्छा, आप दोनों की बातें हो गई हो तो अब चले। वीर बानी और विशाखा को लेकर अपने घर आता है, जहां उसके पिता मदन आरती की थाली लिए तीनों का स्वागत करते हुए बोलते हैं, आज मेरी बहू के आने से इस घर में भी एक औरत की कमी पूरी हो जाएगी। कब से मैं और मेरा बेटा यहाँ तन्हाइयों में जी रहे थे, अब हमारे घर में भी रौनक रहा करेगी। हाँ जी पापा, आप चिंता मत करो,
अब मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर अंकल, मुझे तो कोई काम नहीं आता। तुम मेरे साथ शतरंज खेले करना, क्यों? ठीक है ना? क्या पापा, आप भी ना? वीर के पिता का हंसमुख अंदाज पूरे घर में खुशी का माहौल बना देता है। इतने में ही वहाँ वीर की बहुत अच्छी दोस्त कंचन आती है, जो अपने दोस्त को शादी की मुबारकबाद देते हुए बोलती है। हे वीर, तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। सही किया ना? अरे बिल्कुल सही किया यार, मेरी शादी ठीक हालत में नहीं हुई, वरना मेरी शादी और तुझे ना बुलाऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला? जानती हूँ। चल अब मिलवा अपने हमसफर से, आखिर मुझे भी तो पता लगे किसने मेरे दोस्त का दिल चुरा लिया। दोनों की ये बातें वहाँ मौजूद सभी लोग सुन रहे थे, पर किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इतने में ही वीर कंचन का इंट्रो सबसे करवाते हुए बोलता है। कंचन, ये है मेरी फैमिली, ये है मेरे पापा और ये है मेरी साली साहिबा विशाखा और ये मेरी पत्नी बानी, और आप सबको बता दूं कि ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड कंचन। अच्छा जीजू, बेस्ट मतलब दीदी से भी बेस्ट? अरे नहीं, वीर के लिए तुम्हारी दीदी से बेस्ट कोई और हो सकता है क्या भला? बानी और विशाखा की जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए बानी का ध्यान अपने नाग रूप से और मणि से हट गया था। दोनों वीर के घर आकर बहुत खुश थी। कंचन से भी दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों काफी वक्त साथ गुजारने लगी। एक दिन बानी, विशाखा और कंचन शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहां दोनों बहनों को शॉपिंग में बिजी करके कंचन चुपके से वहां से निकल जाती है और एक आदमी से मिलने पहुंचती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन होता है। कंचन उससे मिलती है और उसे बोलती है। क्या है, क्यों बुलाया ऐसे? अगर किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम अपने असली रूप में उनके सामने कभी मत आना। और हाँ, जिसका रूप लेकर आई हो उसको छुपा दिया, कहीं एंड टाइम पर आके वो हमारा खेल ना बिगाड़ दे। मैं मोहना हूँ, मोहना। गलती मेरे से कोसों दूर रहती है और इस कंचन को मैंने इसकी असली जगह पहुँचा दिया। अच्छा, अब अपना ये रूप बदलो और इंसानी रूप में आओ। मोहना कंचन के रूप में आकर बोलती है। अब तुम जाओ, जल्दी ही मणि का राज पता करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना बोलकर कंचन बनी मोहना वापस बानी और विशाखा के साथ आकर शॉपिंग करने लगती है। कुछ ही देर में तीनों वापस घर आती हैं, जहां वीर बानी के आते ही उसको अपने कमरे में ले जाकर उससे बोलता है। बानी, तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया था कि पापा की मौत कैसे हुई और अर्जुन तुमको क्यों मारना चाहता है। वो तो आज मुझे अर्जुन दिखा रास्ते में, तब मुझे ये सब दोबारा याद आया। कहीं अर्जुन ने आपके ऊपर हमला तो नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उसको देखा, उसने मुझे नहीं। अब बताओ सच क्या है? वो वीर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और मुझे डर है कि कहीं तुम सच सुनकर मुझे छोड़ ना दो। बानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी वजह से मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब तुम बताओ। वीर के पूछने पर बानी उसको सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक नागिन है और अर्जुन एक राक्षस। पूरी सच्चाई सुनने के बाद वीर बिना कुछ बोले ही कमरे से चला जाता है। उसको जाते देखकर बानी उदास होकर खुद से बोलती है। वीर ने अपने लिए एक साधारण सी लड़की चाही होगी और उसे मिला क्या? मैं एक नागिन? कहीं मेरी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। इतने में ही कंचन और विशाखा उसके कमरे में आकर बोलते हैं। जीजू बड़ी जल्दी चले गए बाहर। जिस तरह से वो आपको अंदर लाए थे, हमें तो लगा आप दोनों को टाइम लगेगा बाहर आने में। अरे ये सब हमारे जानने की बातें नहीं है विशाखा, इन दोनों पति पत्नी को आपस में सुलझाने दो। थोड़ी देर में वीर वापस अपने कमरे में आता है और बोलता है। तुम दोनों मेरी बीवी को परेशान मत करो, जाओ, हमें कुछ वक्त साथ भी दे दिया करो। वाह जी वाह, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। दोनों के जाते ही वीर कमरे का गेट बंद कर देता है और बानी के करीब आकर बोलता है। बानी, चाहे तुम नागिन हो, छिपकली हो या मगरमच्छ हो, मैंने तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। आई एम सो लकी वीर कि तुम मुझे मिले। पापा बिल्कुल सही थे, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। आई लव यू। I love you a lot, my dear wife.
इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दूसरी तरफ कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी कंचन ये सुनकर बोलती है, मुझे लगा था ये इस वीर को नागमणि का राज बताएगी, लेकिन ये तो यहाँ प्यार प्यार खेल रहे हैं। ऐसा तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। जल्द ही इस नागिन को उकसाना पड़ेगा ताकि ये नागमणि का राज उगले। कंचन बनी मोहना वीर के कमरे के बाहर खड़ी खुद से बातें कर रही होती है। तभी उसको एक परछाई छत की ओर जाती दिखाई देती है। ये देखकर वो बोलती है, इस वक्त कौन है जो छत की ओर जा रहा है, देखना पड़ेगा। कंचन उस परछाई का पीछा करते हुए छत पर जाती है और छत का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर वीर के पिता मदन जले हुए इंसान के रूप में हवा में लटके गोल गोल घूम रहे थे। ये देखकर कंचन बनी मोहना भी अपने डायन रूप में वापस आती है और उनके पास जाकर बोलती है, कौन हो तुम? और वीर के बाप तो नहीं लग रहे, फिर कौन हो तुम? तुम कौन हो और यहाँ मेरी क्रिया में बाधा क्यों बन रही हो? मैं हूँ डायन, मोहना डायन, जो अपने दुश्मन की जान सिर्फ देखने भर से निकाल लेती है। तो यहाँ क्यों आई है? एक खास काम को अंजाम देने के लिए। वीर की पत्नी बानी, जो एक इच्छाधारी नागिन है और ये जानती है कि मणि कहाँ पर है, बस उस मणि को हासिल करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ मदन के रूप में किस मकसद से रह रहे हो? वो मणि मेरी है और आज उसी नागिन का पता करने के लिए मैं ये क्रिया कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि वो नागिन तो मेरी बहू है। अब तो नागमणि हासिल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सुन बे आधे जले राक्षस, मेरे होते हुए मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी, समझा? तेरे जैसी छोटी मोटी डायन से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मणि तो मेरे ही हाथ लगेगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मणि हासिल करते हो। मेरे हाथों जिंदा बचोगे तब पहुँचोगे ना उस तक। अच्छा, फिर आज पहले तुमको ही ठिकाने लगाता हूँ। मणि किसके हाथ लगेगी, इस बात का फैसला करने के लिए डायन मोहना और मदन आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भयंकर वार करने लगते हैं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे पर भारी पड़ती है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता। जिसके बाद मदन बोलता है, रुको, मेरे पास इस लड़ाई के अलावा भी एक रास्ता है जिससे हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा, क्या है वो रास्ता? आखिर क्या है वो रास्ता जिसके बारे में मदन ने मोहना से कहा, और क्या समय रहते बानी को इस सच्चाई का पता चल पाएगा? मणि किसके हाथ लगेगी, इस बात का फैसला करने के लिए डायन मोहना और मदन आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भयंकर वार करने लगते हैं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे पर भारी पड़ती है। कौन ज्यादा ताकतवर है इसका नतीजा तब भी नहीं निकल पाता। जिसके बाद मदन बोलता है, रुको, मेरे पास इस लड़ाई के अलावा भी एक रास्ता है जिससे हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा, क्या है वो रास्ता? तुमको और मुझे नागमणि की तलाश है और हम दोनों ही अकेले उसको हासिल नहीं कर सकते, तो क्यों ना साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया जाए। अभी तो बड़े ताव से बोल रहे थे नागमणि मेरी है, अब साथ आने की बात कर रहे हो। मुझे क्या है, कर लेना कोशिश, क्या फायदा होगा। ना तुमको नागमणि हासिल होगी, साथ ही नागिन के हाथों जान गवाओगी, वो अलग। मोहना को मौत का डर नहीं है, लेकिन तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों मणि हासिल करने के लिए साथ आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच का युद्ध सहमति से समाप्त होता है। मदन वापस अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन मोहना तो एक डायन थी, जिसको अपने रूप को सुंदर बनाए रखने के लिए खून पीने की जरूरत थी। इसीलिए वो घर के पास के जंगल में किसी इंसान या जानवर की तलाश में निकलती है। वहीं दूसरी ओर बानी की आंखें खुलती है और वो बाहर आकर देखती है, तो उसे दिखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर वो बोलती है, इतनी रात को कौन गया होगा बाहर? कहीं विशाखा ना हो, एक बार जाकर देखती हूँ। बानी भी बाहर जंगल की ओर निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसको दिखाई देता है कि एक औरत जंगल में जानवर का खून पी रही होती है। वो थोड़ा और करीब जाकर देखती है तो उसको उस औरत का चेहरा दिखाई देता है।
जिसको देखकर वो हैरान होकर बोलती है, कंचन, पर ये एक जानवर को क्यों खा रही है, जैसे चुड़ैलें खाती है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे वीर को बताना होगा। बानी कंचन पर नजर रख रही होती है, लेकिन वो उसकी नजरों के सामने ही देखते डायन रूप में आकर बोलती है, मेरी प्यास बुझ गई, अब 1-2 दिन खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल मोहना, कंचन के रूप में आकर वापस अपने काम पर लग जा और उस बानी से मणि का राज उगलवा। मोहना बानी की नजरों के सामने ही वापस कंचन का रूप लेती है और घर वापस आ जाती है। बानी भी उससे छुपते हुए वापस अपने कमरे में आकर बोलती है, ये लड़की कंचन नहीं है, ये एक डायन है जो इतने दिनों से कंचन बनके मणि की तलाश में हमारे साथ रह रही थी और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। अगर कहीं गलती से भी मैं इसके सामने मणि का राज खोल देती तो भोलेनाथ मुझे कभी माफ नहीं करते, लेकिन अब इसको इसी के जाल में फंसाएगी ये नागिन। इतनी रात को बानी की आवाज सुनकर वीर की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, क्या हुआ बानी, इतनी रात को खुद से बातें क्यों कर रही हो मैडम? मुझे उठा लेती। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, वो मैं ऐसे ही कुछ सोचते हुए बड़बड़ा रही थी। अच्छा जी, अगर सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचिए। आपके पति को तो आप थोड़ा भी टाइम नहीं देती और फालतू की बातें सोचती रहती हैं। अच्छा जी, बताइए जरा, कब नहीं सोचा मैंने आपके बारे में? पास आओ, बताता हूँ। वीर के साथ की वजह से बानी खुद को सुरक्षित महसूस करती थी और वक्त के साथ साथ दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो गया था। लेकिन आज मोहना की सच्चाई जानने के बाद बानी किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अगली सुबह होने पर सभी लोग तैयार होकर नाश्ता करने आते हैं। तभी बानी वीर को इशारा करते हुए कंचन के पैरों को देखने को कहती है। क्योंकि कंचन एक डायन थी, इसीलिए उसके पैर हमेशा उल्टे रहते थे। वीर जैसे ही उसके पैरों पर नजर डालता है तो घबरा के बोलता है, कंचन, ये क्या, तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे पैर ये उल्टे क्यों हैं? वीर के ऐसा कहने पर सबका ध्यान उसके पैरों पर जाता है, जिसे देखकर विशाखा भी बोलती है, ये कंचन एक डायन है। हाँ, उसी के पैर उल्टे होते हैं। दीदी बचाओ, वरना ये हमें मार देगी। इस पागल ने सारा प्लान खराब कर दिया। अब मुझे अपना राज छुपाते हुए इसको रास्ते से हटाने का इंतजाम करना होगा। ये एक डायन है, इससे पहले ये हमें मारे कुछ करना होगा। आप सब पीछे हो जाइए। कंचन बनी मोहना सबके सामने अपने डायन रूप में आकर कहती है, नागिन, अब तेरे परिवार को मारकर तुझसे नागमणि हासिल करने का वक्त आ गया है। मेरे होते हुए तू मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती डायन। बानी भी अपने नागिन रूप में आकर मोहना को चुनौती देते हुए बोलती है, अगर आज तूने मुझे हरा दिया ना तो मैं नागमणि अपने हाथों से तुझे सौंप दूंगी। ठीक है नागिन, अब फिर तैयार हो जा हारने के लिए। मोहना और बानी एक दूसरे पर भयंकर वार करते हैं, लेकिन नागिन की शक्तियों के आगे डायन का टिकना मुश्किल था। उसके कुछ वार से ही वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते बानी उसकी लंबी चोटी को काट देती है, जिसके अंदर उस डायन की सारी शक्तियां समाई हुई थी। चोटी के कटते ही मोहना जल के राख हो जाती है, जिसके बाद बानी बोलती है, मुझसे टकराने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होता है। नागिन हूँ मैं, नागिन। मेरा डसा पानी मांगने लायक भी नहीं रहता। बानी को इतना गुस्से में देखकर वीर और विशाखा उसे शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ बानी, तुमने बचा लिया अपने परिवार को, मर गई वो डायन। दीदी वापस नॉर्मल हो जाओ, मुझे आपके इस रूप से बहुत डर लगता है। एक तरफ वीर और विशाखा बानी को शांत करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ मोहना की मौत से घबराकर मदन बोलता है, ये नागिन तो बहुत खतरनाक है। कहीं आज मेरा भी राज खुल जाता तो इस मोहना की तरह मैं भी यहाँ राख बना पड़ा होता। मुझे खुद की सच्चाई छुपाते हुए नागमणि हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। बानी अपने इंसानी रूप में वापस आकर मदन से बोलती है, पापा, आपको नहीं पता था कि मैं एक नागिन हूँ। आज मुझे उस रूप में देखकर आप डर गए होंगे, लेकिन वो रूप बस मैंने इसीलिए धारण किया था क्योंकि मैं मणि और अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। बाकी तो मैं आप ही की बहू हूँ
और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे और मेरी बात को समझेंगे। मैं किसी शिकायत लायक बचा ही नहीं हूँ बेटी। जब वीर को कोई एतराज नहीं है तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। आखिर जिंदगी तो तुम दोनों को साथ गुजारनी है ना। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आपकी रजामंदी भी जरूरी है। वैसे इसको छुपाने में बानी ही नहीं, मैं भी शामिल था। बेटा, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। तुम हमेशा खुश रहो, बस यही चाहता हूँ मैं। अरे अंकल जी, मेरी दीदी आप लोगों को कभी दुखी नहीं रहने देगी। वो सबकी खुशियों का बहुत ख्याल रखती है, खासकर अपने परिवार वालों की खुशियों का। इसलिए डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ये लड़की भी ना बस मेरी बड़ाई ही करती रहती है। एक तरफ मोहना के मरने से बानी और उसका परिवार खुश था, तो दूसरी तरफ उसकी मौत से गुस्से से भरा हुआ अर्जुन किसी अजनबी से फोन पर बात करते हुए बोलता है। अजनबी, वो मोहना तो मर गई बिना हमारा काम किए। अब कैसे पता लगाएं मणि कहाँ है? मोहना की मौत होना तय था। वो एक कमजोर खिलाड़ी थी जिसका इस्तेमाल हमने मणि की कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था, पर अफसोस वो उसमें भी नाकामयाब हो गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे मणि कहाँ है? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कोई ऐसा आने वाला है जो नागमणि हासिल करने के लिए हमसे पहले से प्रयास कर रहा है और एक बार फिर अपना बदला लेने और साथ ही नागमणि हासिल करने में हमारी मदद करने आने वाला है। कौन है वो? मैं उसको कैसे पहचानूंगा? सब्र करो, जल्दी ही तुम उससे रूबरू होने वाले हो। अरे लेकिन, काट दिया। ये अजनबी हमेशा बातों को रहस्यमय तरीके से खत्म करके कॉल काट देता है। लेकिन आखिर किसकी बात कर रहा है वो? ऐसा कौन आने वाला है? अर्जुन अजनबी की बात के बारे में सोच रहा होता है। इतने में ही वहाँ नील आता है और उससे बोलता है। अर्जुन, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? उस अजनबी से बात हुई। वो किसी के आने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह बातों को अधूरा ही छोड़ दिया और कॉल कट कर दी। अगर उसने ऐसा बोला है तो बहुत शक्तिशाली राक्षस होगा। हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, बस अब वो जल्दी आए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है जो नागमणि को हमसे भी पहले हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिर कौन है ये अजनबी और किसको भेजने वाला है मणि हासिल करने के लिए? साथ ही क्या बानी मोहना की तरह मदन का असली चेहरा भी सबके सामने ला पाएगी?